क्या ऐसा होता है मैम कि बर्थ चार्ट बहुत ही हल्का हो लेकिन नवांश में आपको बहुत सपोर्टिव चीज़ें दिख जाएं? बहुत बढ़िया किस्मत है आपकी। किस्मत बहुत बढ़िया है। कोई भी ग्रह अगर लग्न पत्रिका में उच्च का है, नवांश में नीच का है, आप उस ग्रह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा ना करें। मैम क्या कार्मिक डेट को भी हम कुंडली से समझ सकते हैं? छठे घर में कोई ग्रह बैठा है नीच का है, कर्म तो हैं, एग्जॉस्ट भी करने हैं, लेकिन छोटे हैं। छठे घर में उच्च का ग्रह बड़ा कर्म एग्जॉशन। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। अगर आप अपने सोल लेवल को जानना चाहते हैं, हिडन कार्मिक डेट्स को जानना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में आप कुछ योगों को देखकर, कुछ ग्रहों को देखकर बता सकते हैं। इसमें D9 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। D9 के ज़रिए कैसे आप सोल लेवल पे क्या है ये भी पता कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरे पास वाक सिद्धि है या कई सिद्धियां मैं पिछले जन्म से लेकर आया हूं। कई लोग अनलॉक भी करते हैं इस जन्म में अपनी सिद्धियों को। तो ये आप अपनी कुंडली से कैसे देखें? क्योंकि देखिए, अगर आपको लग रहा है तो वो कंफर्म करना ज़रूरी है। कई बार हमें इल्यूजन्स भी होते हैं, कई बार राहु भी ऐसा करवाता है, एक ऐसा ग्रह है जो इल्यूजन देता है, छाया ग्रह है। तो वाकई में आप पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं, इस जन्म में आपको क्या मिला है, वो अनलॉक कब होगा, ये सब कुछ आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है। और मेरे साथ आप सभी के फेवरेट रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर ऋचा शुक्ला मैम जुड़ रही हैं, जिनसे हमने बहुत डीप लेवल पे जाकर बहुत अच्छे से इन सारे योगों को, सारे कार्मिक डेट पैटर्न, सोल लेवल, पर्पस सबको डिस्कस किया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ऋचा मैम का। मैम वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद इला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके साथ बात करना हमेशा एक अच्छा प्लेजेंट अनुभव रहता है मेरे लिए। मेरे लिए भी। मैम आज हम कर्मों की थ्योरी पे बात करेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के एंगल से। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अगर कर्मों को समझना हो तो बर्थ चार्ट में क्या देखें? देखिए इला, वैसे तो आपका पूरा बर्थ चार्ट ही आपके कर्मों के आधार पर ही बना हुआ है। हिंदू वैदिक ज्योतिष, जिसको हम पाराशरी का नाम भी देते हैं, इसका पूरा जो कहते हैं ना बेस ही हमारे इसी पर निर्भर करता है कि भाई कर्म जो है वो जन्म दर जन्म हमारे साथ चलते हैं। तो पूरा चार्ट आपका आपके कर्मों के आधार पर ही बनता है। तो कोई भी ग्रह अकेला आपके कर्मों को दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि कौन सा भाव या कौन सा ग्रह आपकी क्या चीज दिखाएगा। ठीक है, सभी कर्म ही दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी पत्रिका आपके संचित कर्मों पर आधारित है, लग्न पत्रिका। और जो नवांश होता है वो आप समझिए कि इस पूरे संचित कर्मों का जो एक बही खाता आपके सामने आ गया लग्न पत्रिका के रूप में, इस जीवन में, करंट बर्थ में आप इसके कितने फल प्राप्त कर पाएंगे, ये नवांश है। तो D9 तो बहुत D9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देखे बिना आपको प्रिडिक्शन पर तो जाना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या मैम ऐसा है कि आप रॉ कपड़ा लेके आ गए हो, वो बर्थ चार्ट है और उससे बनेगा क्या, वो D9 है? बहुत अच्छा है। आई थिंक काफी हद तक हाँ, आपके पास कपड़ा है, चांद सितारे गोटा सब कुछ है, पर आप उससे क्या बना पाएंगे या फाइनल प्रोडक्ट क्या है निकलेगा, वो नवांश है। या आपको एक रफ कपड़ा मिला है या चांद सितारों के साथ मिला है, गोटा भी मिला है, लग्न पत्रिका। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि इस गोटा किनारी सिल्क के कपड़े से भी कुछ अच्छा नहीं बना पाएंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो एक सीधे साधे कपड़े से एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस तैयार कर देंगे। ये नवांश है। तो मैम देखिए, दोनों ही निर्धारित है। मैं जब पैदा हुई मेरा D9 भी निर्धारित है, मेरा बर्थ चार्ट भी निर्धारित है।
तो जब दोनों निर्धारित है तो मैं क्या बनाऊंगी ये भी तो पहले से निर्धारित ही है। दैट इज इट। तो हर कर्म निर्धारित हर कर्म निर्धारित है, इसलिए हम आपको ये गाइडेंस दे सकते हैं नवांश को देखकर कि इस कर्म पर बहुत अपनी एनर्जी मत लगाइए या इस पर लगा दीजिए। ये नवांश की ताकत है। आपने बहुत लोगों को, जो आपने कर्म कहा ना, तो मैं कहूंगी कर्म का सबसे पहला इंडिकेशन नवांश है। क्या है, कहां से होगा, कैसे होगा, कौन सा भाव ताकतवर है, कौन सा भाव कमजोर है, ये सब नवांश निर्धारित कर रहा है। उसके बाद और एक थियरी है राशि तुल्य नवांश की। अच्छा, पहले नवांश देखते हैं, फिर नवांश में कोई ग्रह जहां गया है, माना लग्न लॉर्ड 9th हाउस में चला गया नवांश में, वहां पर जो 9th हाउस में जो नंबर पड़ा होगा वो आपकी लग्न पत्रिका में कहाँ है। सुपर इम्पोजिंग द नवांश अगेन ऑन लग्न, दैट इज राशि तुल्य, दैट इज द अल्टीमेट पिक्चर ऑफ योर लाइफ। तो अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझना चाहूँ तो मान लीजिए किसी के 9th हाउस में कौन सी राशि लें? चलिए मैं आपको दे देती हूँ, काल पुरुष की ले लो। हाँ, काल पुरुष की ले लेते हैं। ठीक है। आपकी लग्न पत्रिका में आपकी कोई भी, अभी अब चलिए लग्न पत्रिका आपकी वृषभ की है और नवांश में आपका शनि चला गया 10वें घर में और वहां पर नंबर है 11। ठीक है। अब आप इसको कैसे देखेंगे? लग्न पत्रिका वृषभ की है, यानी कि 9th और 10th हाउस का मालिक कहाँ गया नवांश में, यानी भाग्य और राज्य से हम क्या अपेक्षा रखें, क्या है नवांश में इसका फल? वो चला गया 10वें घर, यानी 11 नंबर जहां पड़ा हुआ है 10th हाउस में। तो क्या कहा जाएगा कि दशमेश नवांश में भी दशम में ही चला गया। वेरी पावरफुल पोजीशन। नाउ I will pick up that number 11 from Navamsha and come back to the Lagna chart and I will see 11 नंबर लग्न पत्रिका में कहाँ है। हमने देखा कि वो तो 10वें घर में पड़ा हुआ है क्योंकि वृषभ लग्न है। क्या बात है इस कुंडली की। दशमेश नवांश में भी दशम में गया, 9th लॉर्ड गया और उसके बाद सुपर इम्पोज किया, वो दशम में आ गया, भयंकर राजयोग बन गया। अल्टीमेट पिक्चर ऑफ द मतलब वर्क और 10वां घर जो भी है इज ब्रिलियंट। तो डबल चेक कर लिया, डबल चेक करते हैं और वो आपकी राशि तुल्य नवांश अगर आप बना लेते हैं तो आप केवल फिर वही देख लीजिए, तो आपको ये नवांश और इस सब का नहीं करना पड़ेगा। ओके। एक आराम से पहले बना लीजिए नवांश और उसके बाद एक राशि तुल्य बना लीजिए, दोनों हटा दीजिए, लग्न पत्रिका भी और नवांश भी। प्रिडिक्ट ऑन दैट राशि तुल्य एंड इट इज गोइंग टू बी बैंग ऑन करेक्ट। क्या ऐसा होता है मैम कि बर्थ चार्ट बहुत ही हल्का हो लेकिन नवांश में आपको बहुत सपोर्टिव चीजें दिख जाएं? बहुत बढ़िया किस्मत है आपकी, किस्मत बहुत बढ़िया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उस पत्रिका को बली मानती हूँ जिसका लग्न चार्ट थोड़ा कमजोर लेकिन नवांश बली है। ओके। यानी हमको कम मिल रहा था लेकिन ईश्वर कुछ इतना मेहरबान तो हुआ कि वो इस जीवन में मुझे ऐसे मौके जरूर देगा कि मैं कुछ बड़ा कर लूं। नवांश की एक और बहुत गहरी बात आपको बताती हूँ। नवांश को हम विवाह के लिए देखते हैं, जो हम सब लोग जानते हैं। नवांश को ग्रहों की अंदरूनी ताकत जानने के लिए देखते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, वो भी एक तरीका है। लेकिन नवांश जो है वो आपकी लाइफ का प्रोग्रेशन है, आपकी लाइफ का सेकंड पार्ट है। और ये मैंने कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये मेरी अपनी रिसर्च कह सकते हो या अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो। रिसर्च तो क्या ही है, ज्योतिष में सब कुछ ईश्वर मतलब गुरु हमारे बता चुके हैं। ये मैंने देखा कि आखिर इसका कोर क्या है, कई पत्रिकाओं में लगाया तो फिर मुझे ये पता चला कि भाई अगर नवांश ताकतवर है तो फर्स्ट हाफ आपका कितना भी इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, आप चमक कर निकलेंगे सेकंड पार्ट में। और लग्न बहुत बली है और नवांश वीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे काम या बहुत अच्छे परिवार में जन्म, राज परिवार में जन्म
और फिर जो लेगेसी को सस्टेन नहीं कर पाते हैं। वीक नवांश, आई कैन नॉट होल्ड दैट फॉर्च्यून, मेरे पास ताकत नहीं थी। या 30-35 साल तक तो करियर बूम पर है, उसके बाद पता चला कई लोग होते हैं ना, सब छोड़ के बैठ जाते हैं। बड़े अचीवर्स थे, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? नवांश। तो मैम ये चीज़ हम देखें कैसे कि बर्थ चार्ट के बारे में तो देखें मैम, लगभग सारे लोग अपना पढ़ ही लेते हैं कि कहाँ मेरे क्या चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, कौन सा राजयोग है, कौन सा योग है। लेकिन नवांश ताकतवर है या नहीं है? सबसे पहली बात, कोई भी ग्रह अगर लग्न पत्रिका में उच्च का है, नवांश में नीच का है, आप उस ग्रह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा ना करें। और कब ना करें? खास करके उसकी महादशा में। अच्छा। हर ग्रह अपनी महादशा में फल ज्यादा देगा, ये हमको सबको पता है कि दशा ही दिशा दिखाती है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। यानी उसकी ताकत कम हो गई है तो अब उससे मत करो, यहाँ भले ही वो राजयोग बना रहा था, ठीक है, उसकी ताकत बहुत कम है, इस जीवन में उसका फल कम है। क्योंकि 9th हाउस फल है, फल, ये वृक्ष है, तमाम फल लगे हैं, आपको कौन सा फल मिल रहा है, इस जीवन में क्या मिल रहा है? नवांश है, ब्रह्मा की वाणी है। 9th हाउस का डाइसेक्शन है, 9th हाउस खोल के रख दिया है, 30 डिग्री को डिवाइड करा है ना, और मिल गया हमको 3 डिग्री 20 मिनट का एक एक अंश मिल गया, दैट इज कॉल्ड नवांश। हमने देखा यार माइक्रोस्कोपिकली प्लैनेट बेचारा बड़ा वीक में है, यहाँ तो राजा दिख रहा था, वहाँ रंक है। अब आप कितनी अपेक्षा करोगे उससे? आप कहिए बेटा, कोई भी पंडित जी आपसे कहें कि आपका राजयोग को मानना मत, आपका थोड़ा मुश्किल है, एफर्ट करिए, ये करिए, वॉट एवर जो आप गाइड कर सकते हैं। कोई ग्रह यहाँ नीच का है, नवांश में उच्च का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेहनत करो, सेकंड पार्ट तो तुम्हारे ही है। अच्छा, तो नीच ग्रहों से भी डरो मत? कोई नहीं डरो, नवांश में अच्छे हो जाने चाहिए, या उनको नीच भंग मिल जाता है तो वो अच्छे हो जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। दिस इज हाउ। तो नवांश से आप उसकी ताकत जानते हैं कि इसके पास रियल में कितनी ताकत है। यहाँ तो अच्छी दिख रही है, रियलिटी चेक नवांश है, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले तो कर्म आपके नवांश से पता चलते हैं। ओके मैम, कर्मों की जब बात होती है तो शनि को हम छोड़ नहीं सकते जी। शनि कैसे हमारी प्रेजेंट लाइफ कर्म को दिखाता है, और क्या ये पास्ट लाइफ के कर्मों से भी जुड़ा होता है? देखिए, शनि की ब्यूटी क्या है कि आपके दशम और एकादश के स्वामी बनते हैं काल पुरुष में, और 8वें भाव के कारक हैं। तो पास्ट से कैसे इनका कनेक्शन नहीं है, कारक है उसकी। 8वें घर की ब्यूटी, कारक क्या होता है? भाव का जो स्वामी होता है, ये उस भाव की क्या एनर्जी है, किस तरह की एनर्जी है, ये दिखाता है ना। लेकिन कारक जो होते हैं वो उस भाव की सुंदरता दिखाते हैं, ब्यूटी ऑफ दैट हाउस, लाइक। और इसीलिए कहा गया कि कारको भाव नाशाय। क्यों कहा गुरुओं ने? शनि 8वें घर में हो, 8वें घर में जो शनि बैठा है, लोग कहते हैं आयु के लिए बहुत अच्छा है, आपके ऊपर से ट्रेन गुजर जाए आप बच जाएंगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपने सुने हैं। बिल्कुल सही, ऐसा कर देगा, लेकिन फिर कारको भाव नाशाय है, आपको उस लंबी उम्र का कोई सुख नहीं है, ब्यूटी नहीं है। पता चला आपका एक पैर कट गया उसमें, फिर पता चला आप बहुत लंबा जी रहे हैं लेकिन स्वस्थ नहीं है, फिर ब्यूटी ऑफ दैट हाउस इज किल्ड। तो शनि जो है, जब आप कर्म से शनि को जोड़ती हैं तो अष्टम भाव के कारक हैं, कर्म के तो हैं ही कारक, सबको पता है, अष्टम भाव के कारक हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है, डिग्निटी में है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ भी अच्छी थी, कुछ कर्म अच्छे थे। ओके। अदरवाइज तो फिर सवाल ही खत्म हो गया। यानी उसने कारकत्व का ब्यूटी खत्म नहीं की ना, अच्छा बनाया हुआ है। तो 8th हाउस अच्छा है एक तरह से, अगर शनि अच्छा है तो वही तो कारक है, वो उसकी ब्यूटी दिखाता है। तो शनि आपकी कुंडली में अच्छे अगर हैं तो आप समझिए अगला पिछला अच्छा ही है कुछ। और मैम, अगर शनि 8th हाउस के कारक हैं, 8th हाउस में ही आके बैठ जाए और स्वराशि हो जाए, फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। अच्छा है, फिर क्या होगा? आयु तो निश्चित लंबी होगी। अष्टमेश अष्टम में देखिए, गुरुओं ने जो सूत्र दिए उनसे तो हम भटक नहीं सकते। उन्होंने कहा कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठे या देखे तो उसको बलि बनाता है। अच्छा।
पाराशर जी ने सूत्र दे दिया, अब वो हमारे साथ जीवन भर चलेगा। ज्योतिष हरण और भरण पर चलती है, कुछ डेफिसिट कुछ क्रेडिट, फिर कुछ डेफिसिट फिर क्रेडिट। हमने कहा और कारको भाव नाशाय भी सिद्धांत सही है, ये भी ऋषि ने ही दिया। अब क्या होगा कि आयुष्य लंबा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बीमारी लॉन्ग टर्म कुछ जिससे कि हमें लगे यार इतनी उम्र क्यों दे दी भगवान ने। चाहे स्वराशि ही हो, कुछ भी हो, दोनों तथ्य चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सूत्र एक दूसरे को सुपरसीड नहीं करेगा, क्योंकि ऋषियों ने मेक श्योर बहुत सोच कर बनाए होंगे, उन्होंने ये सारी कंडीशंस सोच ली होंगी, फिर ये लिखा होगा कि कारको भावनाशा है। मैंने अपने जीवन में शुक्र सप्तम भाव में स्वराशिस्थ काफी खराब मैरिजेस देखी हैं। ओके। काफी खराब इन द सेंस ब्यूटीफुल कपल है, दिखाई पड़ रहा है कि इनसे अच्छी लाइफ क्या होगी, शादी भी बनी हुई है, बट दे आर नॉट कॉर्डियल इंटरनली। ब्यूटी ऑफ दैट हाउस इज किल्ड। मैरिज इज देयर, पार्टनर इज देयर, बट वो आपका पार्टनर आपके लिए वो भाव नहीं रख रहा, पति या पत्नी वाला, आपके लिए बेकार है। बढ़िया है सब कुछ, सब बढ़िया। कारको भावनाशाय भी चलेगा, स्वराशिस्थ ग्रह भी चलेगा। आप एक फल को बताकर थोड़ी लेकर उड़ जाएंगे। आपने देखा अरे बहुत अच्छी मैरिज होगी, वो कहेगा हाँ मेरी पत्नी सुंदर भी है, अच्छी भी है, मेरे से नहीं पटती, फिर मेरी इज्जत नहीं करती, भाव का नाश करता है। वो आपको पति का दर्जा नहीं दे रही, कम दे रही, तुम क्या हो, कुछ नहीं हो। टेक इट, दिस इज लाइक दैट। पंचम का क्या कनेक्शन है मैम कर्मों से? इसको हम आम जनता की भाषा में पूर्व पुण्य का स्थान कहते हैं। देखिए ज्योतिष में क्या है कि लग्न, पंचम और नवम, ये तीन भाव आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपकी लाइफ के मतलब गॉड गिवन चीजें हैं। इनको आप लेकर पैदा हुए हैं ना, आप इनमें कुछ डिलीट कर सकते हैं, ना एग्जिट, ना कुछ, ना ऐड, ना इरेज। ये डायरेक्ट ईश्वरीय कृपा या पूर्व पुण्यों या पूर्व कर्मों पर आधारित तीन हाउसेस हैं। जो केंद्र के स्थान हैं ये आपके पिलर्स हैं या ड्राइवर हैं आप इन हाउसेस के, यहां आप चेंज कर सकते हैं। दशम भाव को आप अच्छा और बुरा बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? मैं मेहनत कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, बट संतान अच्छी करके दिखाओ, खराब हो गई तो हो गई। मेरे पिता शराबी हैं तो हैं, भगवान मेरे पिता के लिए नहीं उदाहरण दे रहा, मैं ठीक नहीं कर सकता। यानी चार केंद्रों पर हम वर्क कर सकते हैं, हम उसके ड्राइवर हैं। इनका कोई ड्राइवर नहीं, इनका ड्राइवर ऊपर वाला। तो पांचवा घर जितना सॉफ्ट प्लैनेट्स के प्रभाव में होगा, या फिर स्वराशिस्थ क्रूर ग्रह भी, ठीक है, बिल्कुल अपनी राशि में तो कोई दिक्कत नहीं, आपके उतने ही अच्छे पुण्य हैं, आप पुण्यात्मा हैं। अगर पांचवें घर में शुभ ग्रहों की उपस्थिति है, कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हैं। कहते हैं ये आत्मा की एंट्री पॉइंट भी है। फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य करके तो आप यहाँ से आए, फिर लग्न का रूप लिया, तब पैदा हुए, और फिर 9th अपने भाग्य को समाप्त करके आप समाप्त हो गए, कर्म खत्म करके। 10th से 12th बताया आपको, खत्म करके आपका जीवन खत्म, दैट्स इट। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये ट्राइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचम भाव में बैठे ग्रह या पंचमेश, आप तो सुनते हैं ना कि पंचमेश जहां भी जाएगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। नो, सबसे ज्यादा कठिनाई आपको उसी भाव से झेलनी होगी पहले, इनिशियली, क्योंकि कर्म जुड़े हुए हैं। फिर धीरे धीरे करके वो हाउस बेटर होगा इफ दैट हाउस इज वेल प्लेस्ड, मतलब पंचमेश अच्छा बैठा हुआ है तो अच्छा हो जाएगा वो। लेकिन कोई कह नहीं सकता कि नहीं मेरा पंचमेश, माना आपका पंचमेश नवम में है, बहुत अच्छी स्थिति है, संतान से भाग्य, इनिशियली आपको पुत्र के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको लगे कि बेटा हो ही नहीं रहा है, फिर बाद में हो जाए।
तो बाद में चीजें या आपको अपने भाग्य को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़े। पंचमेश का ये स्वभाव है, जहां जाएगा उस भाव में आपको पहले बहुत मेहनत करवाएगा और फिर अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, जो ग्रह बैठे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कर्म। यहाँ पे मैम 6, 8, 12 को ले लेते हैं। अगर पंचमेश 6, 8, 12 में चले गए, देखिए वो वही थ्योरी मैं हमेशा लगाती हूँ कि अपने घर से द्वितीय है, अपने घर से चतुर्थ है। अगर पंचमेश अष्टम में भी है तो वो अपने घर से तो सुख स्थान में है। अब अगर मुझे सुख ही मिल रहा है आइसोलेशन में, ऑकल्ट में, मुझे दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं है, तो दुनिया कहेगी क्या कर रहे हो, पैसा नहीं कमाते, ये नहीं करते, बट आई एम हैप्पी, आई एम इन माई ओन स्पेस, गुड और बैड। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स लाइक दैट, है ना। छठे घर में है, वो अपने घर से दूसरे घर में है, भाग्य स्थान में है। नहीं, अपने घर से दूसरे घर में है। अगर छठे घर में है पंचमेश, तो इसका मतलब है कि धन कमाने की इच्छा है, मेरी धन क्रिएट करने की इच्छा है। आई एम वेरी मनी माइंडेड पर्सन। मैं धन इकट्ठा भी करूंगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है लग्न से छठे में है वो रोग पर खर्च हो जाए। ओके, है ना। तो लाइक दैट, तो एक पक्ष अच्छा और एक खराब, इस तरह से ये चीजें इन भावों में हमेशा आप ये देखिए वो अपने घर से कहाँ है। पंचमेश अष्टम में रिसर्च के लिए बहुत अच्छा, ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा, बट स्टडीज में थोड़े ब्रेक्स दे सकता है। पता चला आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, अचानक आपको लगा इसमें कुछ नहीं रखा, मैं तो ज्योतिष पढ़ूंगा। आप कहेंगे, आम जनता कहेगी बड़ा खराब बेकार लड़का यार, इंजीनियरिंग छोड़ के ज्योतिष पढ़ रहा। दैट इज हिज इनर कॉल, वो फॉलो कर रही है, उसका सुख स्थान है, उसको ज्योतिष में सुख आ रहा है, वो क्यों इंजीनियरिंग पढ़ेगा। आप बुरा कहते रहिए। तो कई चीजें सामाजिक दृष्टि से जो खराब होती है ना, वो उस नेटिव के लिए बड़ी अच्छी होती है। सो पंचमेश का 6, 8, 12 में होना ट्रिकी है थोड़ा सा, कि समाज के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और 12th में ये 8वां घर है, अपने स्थान से 8वां घर है। अगेन आई विल से फॉर स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, इस सब के लिए अच्छा है। बट अब संतान, प्रैक्टिकल वर्डली उसमें संतान आपसे दूर जा सकती है, आप पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं, ये सब अलग चीजें हो गई। बट अगर हम जिस लेवल पर मैं अब ज्योतिष को देखती हूँ तो मैं कहूँगी कि इट इज गुड फॉर एग्जॉस्टिंग कर्मास, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब अच्छा है। आखिरी उसमें पहुंच गया, आपके पूर्व कर्म में आखिरी से मिल गए, खत्म हुआ जीवन, बढ़िया हुआ। मैम थोड़ी सी मैं यहाँ पर मिस्टिसिज्म की बातें करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, कल्ट की बात करते हैं, वहाँ थोड़ी मिस्टिक चीज़ें आ ही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंचमेश को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ तो, आप ये पता लगा सकते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, क्या करके आए हो। और कई लोग इसमें ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिद्धियां हैं पर वो भूल गए हैं, किसी पूर्व जन्म में उन्होंने कोई ऐसे कार्य किए हैं कि जिनका श्राप लगा है आपको, कि आपके पास है तो वो कैपेबिलिटी, लेकिन आपको जीवन भर याद नहीं आएगी। ये भी क्या हम कुंडली से चेक कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या है कि राव सर जो कि ज्योतिष के गुरु रहे मेरे, उनका कहना था कि आप ऐसा किसी भी चीज से नहीं पता चला सकते हैं कि पूर्व जन्म में आप क्या थे। ओके, ये उनका कहना था। तो पहले मैं गुरु की बात रख देती हूँ। उनका ऐसा कोई ग्रह नहीं है, थोड़ा बहुत आप गुलिका से जान सकते हैं, ठीक है, ये उन्होंने कहा। बाकी तो सब जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि हर ग्रह कुछ बता रहा है आपके लिए, केवल ही थोड़ी आप क्या थे। लेकिन जो मैंने फिर धीरे धीरे पढ़ा चीजों को और समझा ये सब, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर केवल पंचमेश नहीं, पंचम और नवम और लग्न सबसे पता चलता है, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहूंगी कि अगर पंचमेश जो है उसकी स्थिति आपकी किसी भी नेगेटिव ग्रह से कनेक्टेड नहीं है, केवल शुभ ग्रहों से कनेक्टेड है, तो आप एक पवित्र आत्मा तो अवश्य थे। अब क्या थे क्या नहीं बताया जा सकता, ये शायद ज्यादा हो जाएगा, पर हाँ आप एक पवित्र आत्मा थे, ये निश्चित होता है। अभी ऑफ द कैमरा मैम हमारी बात हो रही थी, तो हमने एक कॉम्बिनेशन पे बात की थी कि अगर सेकेंड हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि हो तो वाक सिद्धि आती है। तो मैम ये तो एक तरीके की सिद्धि है, और बहुत सारे लोग मेरी बात से रेजोनेट करेंगे कि वो कई लोग ऐसे हैं जो कुछ बोल देते हैं हो जाता है, और वो हो जाता है।
तो मैम ये तो कहीं आपने पूर्व जन्म में कमाई होगी ना सिद्धि? बिल्कुल। देखिए, पंचमेश नवम में हो, लग्न लॉर्ड नवम में हो, मैंने कहा ना ये तीनों ट्राइन मत भूलिए, नवमेश पंचम में हो, आप एक सिद्ध पुरुष ही हैं। आपने सिद्धि की हुई है, आपके पास ज्ञान है, कुछ ना कुछ आपके पास एकत्रित संचय धन है। ओके। ये तो निश्चित है। लग्न लॉर्ड इन फिफ्थ, फिफ्थ लॉर्ड इन लग्न, फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ, नाइन्थ लॉर्ड इन, ये जो एक्सचेंज है ये आपको सिद्धि का एक्सचेंज है, कोई दो राय नहीं। आप ज्ञानी थे, आपने सिद्धियां की हुई थी, और आप अब इस जीवन में अपनी जर्नी, अगर अब माना लग्न लॉर्ड नाइन्थ में हो, आप एक सिद्ध पुरुष हैं निश्चित रूप से। अब अगर वो नीच का है तो जरूर आपने अपनी सिद्धियों का कुछ मिसयूज किया है, और इस जीवन में अब आप उसका उतना फल नहीं ले सकेंगे। ओके। पर अब क्या हुआ कि उसको नीच हो गया ग्रह, लेकिन उसको नीच भंग मिल जाए, नाइन्थ का स्वामी आ जाए केंद्र में, फिर क्या होगा? आप भूले होंगे, कुछ आपने मिसयूज भी किया होगा, लेकिन इस जीवन में आपका जो पति या पत्नी होगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल के लिए वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, मंगल नीच का नवम में हो और चंद्रमा सप्तम में हो, तो ये जो मैं अभी एक्सप्लेन किया ये कंडीशन है। मंगल नीच का हो जाएगा और फिर इसको नीच भंग चंद्रमा दे देगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च का हो जाएगा केंद्र में। इसका मतलब ये कि आप सिद्ध पुरुष थे, आपने बहुत सिद्धियां ली थी, लेकिन आपने कुछ मिसयूज किया, और अब आपको ये हुआ कि इस जीवन में अब उसका फल आप नहीं ले सकते, आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ही आपके जीवन में जीवन साथी आएगा, वो खुद उतना ही सिद्ध पुरुष है। ओह। और अब वो आपकी सिद्धियां अनलॉक कर देगा, और फिर आप अपने जीवन में उत्थान देखेंगे। इसको लोग क्या कहेंगे, शादी के बाद ना इसकी बहुत उन्नति हो गई। हाँ, उसने उसकी सिद्धियां अनलॉक कर दी आकर, और वो पिछले जन्म में भी उसकी साथी ही थी, एंड दे वर वर्शिपिंग टुगेदर, दे वर वर्शिपिंग टुगेदर। एक ने मिसयूज किया, उसने नहीं किया, तो उसको सिद्धि का वरदान था, वो आपसे जुड़ेगा, आके अनलॉक कर देगा। दैट इज नीच भंग, राजयोग। बताइए, नीच भंग को ऐसे भी देखते हैं, जबकि मैंने ऐसा सुना है मैम कि सप्तम के कनेक्शन से अगर नीच भंग होता है तो वो लाइफ में इतना कुछ कर नहीं पाता। महालक्ष्मी योग है जी। ओह। नाइन्थ लॉर्ड इन केंद्र, मतलब नाइन्थ लॉर्ड को अगर आप रखो कि वो लग्न लॉर्ड को दे दे सेवेंथ हाउस में आकर, ये महालक्ष्मी योग है। नाइन्थ लॉर्ड इन सेवेंथ इज अ महालक्ष्मी योगा। नीच भंग भूल जाइए। ओके। बड़े धनी लोग पैदा हैं इसमें, ये कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं। आपके जीवन साथी से जुड़ा हुआ है आपका मामला। ओके। वो आएगा और वो आपको अनलॉक कर देगा, और आपका जीवन बदल जाएगा। सो ये जो आपने सिद्धि की बात की, हम पता कैसे चलाएंगे कि मिसयूज है, ऐसा है, वैसा है? क्रूर ग्रहों के संपर्क में पंचमेश हो, राहु केतु एक्सिस में पंचमेश हो, राहु केतु एक्सिस में नवमेश हो, राहु केतु एक्सिस में लग्नेश हो, मिसयूज ऑफ सिद्धीज, बांधा था लोगों को, मिसयूज किया था। इस जीवन में लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, बड़ी मेहनत करता हूं उतना रिजल्ट नहीं आता, जहां बहुत मेहनत करता हूं वहीं फल नहीं आता, अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर पाओगे, क्लोज्ड है, लॉक्ड है। अब फिर क्या होता है, जो मैंने आपको ऑफ द कैमरा में कह रही थी कि बृहस्पति की दृष्टियां काम आती है। ओके। अगर ये कॉम्बिनेशन है, लग्न लॉर्ड इन राहु केतु एक्सिस, नाइन्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड एंड जुपिटर एस्पेक्ट्स इट, किसी जीवन में कोई क्षण आएगा जब आपके जीवन में कोई गुरु प्रवेश करेगा, और उसका हाथ सर पे रखते ही आपका अनलॉक हो जाएगा। वो फिर से कहेगा जाओ जी लो सिद्धि को, एंड बिग सक्सेस कम्स। मैम, क्या कार्मिक डेट को भी हम कुंडली से समझ सकते हैं? देखिए, छठा घर बहुत बड़ा इंडिकेटर है कार्मिक ऋण का, क्योंकि ये त्रिशडाय में भी शामिल है, ये त्रिक भावों में भी शामिल है, दशम का भाग्य है, मेरे कर्मों का क्या भाग्य है, छठे घर से ही तो पता चलता है। इसमें भी 10वें घर की तरह ही मैं कहूँगी कि छठे घर से हमारे कार्मिक एग्जॉशन का भी पता चलता है, ऋणों का भी पता चलता है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू एग्जॉस्ट इट, ये भी पता चलता है।
ठीक है। तो छठा घर अगर आपका मतलब बहुत वीक है, मैं कहूँगी छठा घर बहुत वीक नहीं होना चाहिए। ओके। बहुत वीक से मतलब है या तो वहां पर बैठे ग्रह उसके मालिक नीच का हो। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जो ऋण थे ना वो छोटे किस्म के थे, बड़े नहीं है, कमजोर है ना, उस तरह कमजोर है। छठे घर में कोई ग्रह बैठा है नीच का है, कर्म तो हैं, एग्जॉस्ट भी करने हैं, लेकिन छोटे हैं। छठे घर में उच्च का ग्रह, बड़ा कर्म एग्जॉशन, बड़े ग्रह पेंडिंग है, तकलीफ बड़ी होगी। तो छठे घर में बैठे ग्रह, छठे घर का मालिक आपके कार्मिक पैटर्न को अवश्य बताता है। और ये भी आप कह सकते हो कि मतलब आप क्यों पैदा हुए हो। अच्छा। दशम का नवम है। हाँ। आपके कार्य का भाग्य क्या है, अल्टीमेटली क्या करने आए हो, ये भी छठा घर है। ये कैसे पता करेंगे मैम? अब देखिए, अगर आप छठे घर का मालिक आपका, जैसा कि मैंने कहा, दशम भाव में ही बैठा हो, सिक्स्थ हाउस, देखो अब बहुत डीप चले जाएंगे, मुझे समझ नहीं आता लोगों को कितना फिर समझ आता है। सिक्स्थ हाउस हीलिंग भी है, केवल कर्म और ऋण छोड़ दो, ये हीलिंग भी है। अब हीलिंग क्यों है? क्योंकि ये तीसरे घर से चौथा घर है। कहते ना हीलिंग टच है, अम्मा एम्ब्रेस कर लेती हैं, झप्पी उनकी फेमस है। क्या है ये? हाथ ही तो ताकत है, इन्हीं में सब ऊर्जा है। अब ये आपका तीसरा घर जो है उसका जो सुख का स्थान है, यानी हाथों को या हाथों की शक्ति को सबसे ज्यादा सुख कहाँ प्राप्त होता है? छठे घर में। ये हीलिंग भी है। अब अगर छठे घर का मालिक दशम में चला जाए, जैसा कि मैंने कहा आपको पहले किसी पॉडकास्ट में बात की थी, उसमें मैंने कहा अगर थर्ड लॉर्ड भी सम्मिलित हो जाए, आप एक बहुत बड़े हीलर होंगे। दुनिया आपको याद करेगी। और आप क्यों, क्या करने आए हैं? आप इस दुनिया में लोगों को हील करने आए हैं। ये लाइफ पर्पस है, ये आपका लाइफ पर्पस हो गया। और छठे घर का स्वामी नीच हो जाए, लेकिन नीच भंग हो, ज्यादा अच्छा नहीं है, नीच का रहने दो। नीच का ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म कम कर्म कम कर्म, खराब चीज तो कम होना। तो छठे घर का मालिक अगर नीच का है तो वो नीच का ही रहे तो अच्छा। ओहो। उसको बहुत नीच भंग नहीं चाहिए हमको, वो वैसे ही ठीक था। नीच भंग का मतलब थोड़ा बढ़ गया स्ट्रगल। दिस इज आवर, सो आई डोंट वांट सिक्स्थ लॉर्ड इफ डेबिलिटेटेड शुड नॉट गेट नीच भंग। अच्छा है नीच, नवांश में भी नीच का हो जाए, बढ़िया, नीच वर्गोत्तम हो गया। अच्छा, और अच्छा है भैया। अच्छा। मैं मेरा मामला ठीक है, मैं कम में निकल जाऊंगी। सो ये बात है। तो छठे घर से आप पर्पस भी जान सकते हैं। ये आप देखिए कि अगर आई डोंट नो कभी आपने किसी से सुनी हो या आपने बहुत पॉडकास्ट करती है, किसी और अन्य ज्योतिषी ने भी कहा हो, अगर आपकी कुंडली में पांचवें, छठे, सातवें तीनों घरों के स्वामी अगर आपके केंद्र में हों, लग्न से, सूर्य से या चंद्र से, पर होने तीनों चाहिए। तीनों किसी भी एक स्थिति में हो जाएं। ये नहीं होगा कि दो लग्न से हैं, एक चंद्र से है, नो। किसी भी स्थिति में, एक स्थिति में, पर तीनों, लग्न से, सूर्य से, चंद्र से, पांचवें, छठे और सातवें के मालिक। अक्षुण कीर्ति 5, 6, 7 के स्वामी लग्न से केंद्र में, या फिर तीनों के तीनों चंद्र से या सूर्य से केंद्र में, अलग अलग से बात नहीं बनेगी। अक्षुण कीर्ति जो कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, आप हैं वो। तो ये तो सोल पर्पस बहुत बहुत बड़ा है जी, हायर लेवल पर जाते हैं। मैंने कहा ना, एक ज्योतिष है जो सबके लिए है, फिर एक ज्योतिष ज्योतिष के लिए है, वो ये है। और ये नहीं है कि ये व्यक्ति आपका बहुत पैसे कमाएगा। मैंने कहा अक्षुण कीर्ति, तो कीर्ति ही समझिए, रामकृष्ण परमहंस का था जी, देखिए। तो ये स्पिरिचुअलिटी में अक्षुण कीर्ति है। अभी तो मुझे केवल एक नाम याद आ रहा है, रामकृष्ण परमहंस जी का।
आप कहें छठे घर का स्वामी, सातवें घर, नहीं जी, तीनों का होना चाहिए। तीनों का होना चाहिए। हाँ ये ठीक है, एक है माना छठे का स्वामी दशम में है, चलिए, है ना, फिर भी मैंने कहा ना आप अचीवर हैं, आप हीलर हैं, कुछ आपका भी रहेगा। अब अक्षुण हो ना हो, थोड़ी कीर्ति आपकी भी होगी, ओके। आपका भी पर्पस अच्छा है। आप मतलब बहुत डीप बातें हो जाती है, फिर मैं पहुंच जाती हूँ वहां पर जहाँ पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पॉडकास्ट्स में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर घंटों बात हो सकती है। नहीं मैम, हमारे पास बहुत समय है। मुझे लगता है स्पीकिंग ट्री के ऑडियंस जो है वो बहुत मैच्योर हो चुकी है, जी तो वो करेंगे कभी, पसंद फिर आगे आगे डीप टॉपिक्स भी लाएंगे जिन पर के अच्छी बातें होंगी। सो यस, 6th हाउस आपका पर्पस भी बता सकता है या बताता है, ये भी कह सकते हैं आप। अच्छा, एक कहावत ना मैम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार मेरे साथ ना बहुत बुरा होता है, मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, और कई लोग ऐसे हैं एक्चुअली में, मतलब उनके अभी के कर्म तो इतने अच्छे हैं कि वो एक चींटी भी नहीं मारेंगे इंटेंशनली, तो लेकिन लाइफ उनकी बहुत ही खराब चलती है। तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या देखती हैं कि क्या मैं 159 सबसे पहले देखूंगी, 159 पीड़ित हो। अगर इसमें आपने कुछ नहीं किया तो फिर तो पास्ट का ही है, यानी केंद्र सब ठीक होंगे, कमी तो वही होगी। मैंने कहा ना वो ईश्वर प्रदत्त। 6th भी देख लूंगी, बट सबसे पहले 159। पीड़ित लग्न, पीड़ित पंचम, पीड़ित नवम आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। और वो पीड़ित किस रूप में? किसी नीच का हो, शत्रु ग्रह बैठे हों ऐसे में, है ना, आपके क्रूर ग्रहों के जद में हो, अच्छा नहीं है, कष्ट तो है। फिर मैम शनि केतु के बारे में लोग काफ़ी बातें करते हैं, मैं शनि केतु के युति पे आपसे बात करना चाहूँगी कि क्या ये किसी तरीके का आध्यात्मिक योग बनाता है, कहीं ये हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है? देखिए, केतु को अगर आप ऐसे समझें तो केतु ना काल पुरुष में उसको मंगल के साथ अष्टम भाव का अधिपत्य दिया गया, पाराशर जी ने दिया। वृत्त पराशर होरा शास्त्र बहुत क्लियरली कहता है कि केतु अष्टम भाव को अपना घर मानता है या होता है, और बृहस्पति की राशियों में वो अच्छे फलदाता होते हैं। उसी तरह राहु वृषभ में उच्च के होते हैं और बुध की राशियों में अच्छे फलदायी होते हैं। ये इन दोनों के बारे में बहुत क्लियर से समझ लीजिए। अब हम ये कहेंगे कि जो अष्टम का अधिपति है, अगर वो कर्म के स्वामी के साथ काल पुरुष शनि मिल गया, यानी इस व्यक्ति का कर्म ही कुछ ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ गया, पहली चीज। तो हाँ, ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर आपको बहुत लोग मिलेंगे शनि केतु वाले जो आपको पता चलेगा जिनका विचारों का काम ही अच्छा नहीं चल रहा। एक नौकरी मिलती है, 2 महीने बाद छूट जाती है, फिर वो बेचारे बिना जॉब के, ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे। ऐसा क्यों मैम? और आप कहेंगे आप स्पिरिचुअल, वो कहेंगे स्पिरिचुअलिटी छोड़ दीजिए, रोटी नहीं चल रही है। अगर शनि अपने शत्रु राशियों में हो, नीच के हों, और फिर केतु के साथ हों, ये होगा। शनि उच्च के हों, स्वराशिस्थ हों, मित्र राशियों में हों, और ये हो तो वो होगा। दोनों लोग मिलेंगे आपको, एक बहुत अनसक्सेसफुल लोग शनि केतु, और एक बहुत सफल लोग स्पिरिचुअल, बढ़िया योगी, काम भी बढ़िया चल रहा होगा, आप कंसल्टेंट हो सकते हैं बड़े लेवल के, शनि केतु, पर दोनों मिलेंगे आपको। तो मैं इसको ये नहीं कहूँगी हाँ ये स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन है, नहीं, हमेशा नहीं है। शनि की 7.5 और ढैया, इस पे हमारा एक अलग से पॉडकास्ट भी है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगी। ये भी कहीं ना कहीं मैम हमारे कार्मिक पैटर्न्स दिखाते हैं कि जब जब आएगा तब तक कहीं ना कहीं कर्मों को उजागर करेगा। हाँ बिल्कुल, कर्मों को उजागर करेगा, या ये भी कह सकते हैं कि हमें अपने कर्म को पूरा करने का एक मौका मिलेगा। अच्छा, हर चीज को नेगेटिव क्यों सोचे, है ना, मौका मिल रहा है। ढैया को लघु कल्याणी भी कहते हैं। अच्छा, है ना, यानी कि आपके कर्म कटते हैं, आपका कल्याण होता, तो डरना क्यों है, तभी तो लघु कल्याणी कहते हैं इसको। कर्म कटने का एक अवसर होता है जी। और कर्म कटने का मतलब ये थोड़ा बहुत कष्ट तो आएगा,
कर्म ये थोड़ी है कि मतलब चिल करते हुए कट जाएंगे कष्ट होगा। सो मैं कहूँगी कि हाँ, ये भी आपको एक मौका देता है, एक समय होता है। अपने कर्मों को काटिए, जो नहीं करते उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छाई की उम्मीद इस समय मत रखिए। ओके। क्योंकि ये मौका, और अगर अच्छाई की रखनी है तो ये रखिए कि ये समय मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है। इस समय बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन अगर मैंने इस सब को पार कर दिया तो मेरा बैगेज बहुत हल्का हो जाएगा। जस्ट अ परसेप्शन कैन चेंज योर लाइफ। या आप रोते रहिए, अब तो 7:30 आ गई, अब तो ये हो गया। कर्म काटिए, उसके लिए आइए। और दुख का तो वही बात है कि भाई चंद्र से शनि जो है वो सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं काल पुरुष में। सुख की समाप्ति है, कंफर्ट जोन से खींच के बाहर खड़ा किया जाता है आपको। सामने आओ, क्लास में खड़े हो, धूप में खड़े हो, चलो बताओ क्या किया था। तो आप 7:30 से परेशान हैं। दिस इज 7:30 और व्हाट, क्या है? सुख की समाप्ति इस 7:30, क्योंकि उसका जो मारक ग्रह है वो आपके आसपास होवर अराउंड कर रहा है, आपके चंद्र से आसपास घूम रहा है। मानसिक कष्ट, एग्नी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जीवन में बड़ा परेशानी आ गई। हाँ आ गई है, तो क्या, समझिए क्यों आई, उसका कारण ढूंढिए, उसका निदान कीजिए, कर्म काटिए, उपायों पर कम जाइए नहीं तो बैगेज हल्का नहीं होगा। फिर आएगी शनि तो 30 साल बाद, फिर क्या होगा। सो यस, कार्मिक पैटर्न है, उसी हिसाब से आपकी 7:30 वर्क करती है। मैं कहूँगी आपको कर्म काटने का एक मौका है, काटिए। अगर मैम किसी के सोल पैटर्न को देखना हो तो D9 में क्या देखते हैं? सबसे सिंपल वही चीज आ जाएगी। देखिए रिपीट कुछ भी वही होता जाएगा। अच्छा। अगर आपकी लग्न पत्रिका के 159 हाउस उदय हो जाते हैं, लग्न पत्रिका नवांश की लग्न, एक अच्छी सोल है आप। ओके। बढ़िया सोल है, कुछ साधना करती हुई आ रही थी, बढ़िया था। इसी तरह केंद्र अगर आके बैठ जाते हैं आपके नवांश में तो भी बढ़िया है। ये व्यक्ति अपने जीवन का ड्राइवर खुद है। केंद्र आकर बैठ जाते हैं मतलब? हाँ, लग्न पत्रिका के 1, 4, 7, 10 में जो नंबर पड़े हुए हैं, आप लोग नंबर से समझ लेंगे। अगर वो उनमें से कोई भी एक नंबर नवांश की लग्न बन जाए, ओह, ये तो बहुत आसान सा है देखना। हाँ, तो यानी कि ये व्यक्ति को ईश्वर ने वो ताकत दे रखी है कि चलो जाओ, इस बार अपनी ढंग से जियो जिंदगी। यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, चलो करो, क्या करना चाहते हो, इट्स वेरी गुड। त्रिकोण अगर उठ के आ गए तो आप ब्लेस्ड ही हैं, फिर क्या चिंता है। लग्न वर्गोत्तम हो जाती है ना, अगर लग्न जो है वही रहे, वर्गोत्तम है, बहुत अच्छी स्थिति है। यानी ईश्वर ने आपको ब्लेस करके भेजा है। ड्राइवर अवर कुछ नहीं, आप तो ब्लेस्ड हो। पर 4 वाले जो 1, 4, 7, 10 बहुत अच्छे हैं, चाबी दे दिए, चलाओ गाड़ी। यू आर द वन, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। फ्री विल और ये सब आपको काफी ग्रांटेड है। अब 6, 8, 12 अगर उदय हो जाएंगे लग्न पत्रिका में, 6, 8वें 12वें में जो नंबर हैं वो लग्न बन जाए नवांश की, कठिन है। ओके। स्ट्रॉन्ग कर्मा, नेगेटिव कार्मिक पैटर्न, स्ट्रगल इस जीवन में काफी है भाई, कुछ तो गड़बड़ करके आए हो। तो दीज आर द पैटर्न्स, सिंपल। ग्रेट मैम, ग्रेट। काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली। हालांकि मुझे लगता है मैम, जब हम कुंडली पर आते हैं, जब हम ज्योतिष को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, और कर्मों की जहाँ तक बात आती है, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। नेवर एंडिंग है, क्योंकि आप जब तक हैं तब तक, और आपका फिर जन्म, फिर दर जन्म, तो ये तो नेवर एंडिंग। और हम तो कितने कम कर्म कितने जन्मों से उठाकर अभी लेके आए हैं, न जाने कितने जन्मों के कर्म अभी बाकी है, हो चुके हैं और बाकी है, और कितनी योनियों में जाना है, क्या करना है, ये सब बहुत डिबेटेबल है। और बट हाँ, इस जीवन को भी अगर हम एक सही दिशा में ले जा पाए विद द गाइडेंस ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर और ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाता है, ये मैं कह सकती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा तुमसे बात मुझे भी करके। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप जैसे लोगों से। धन्यवाद इला, धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिर में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कर्म करना देखिए हमारे हाथ में है और हमें करना ही चाहिए। हमने जो योग डिस्कस करे, हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत बेहतरीन योग हो सकता है आप पास्ट लाइफ से सिद्धियाँ भी लेके आए हों, लेकिन इस सिद्धियों के भरोसे मत बैठे रहिए क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ थी। वो एक वरदान, एक गिफ्ट के रूप में आपके साथ आई है, बाई प्रोडक्ट है वो आपका एक तरीके से, लेकिन खुद को तो आप अभी तराशेंगे। तो कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, वो मिल जाएगा आपको। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।